दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्लोब के बारे में। ग्लोब क्या होता है, ग्लोब की खोज किसने की, ग्लोब पर कौन कौन सी लाइनें खिंची होती हैं, उन लाइनों को हम क्या बोलते हैं, उन लाइनों का महत्व क्या क्या है, इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया गया है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो आइए शुरू करते हैं ग्लोब के बारे में। देखिए ग्लोब होता क्या है, अगर हम बात करें सबसे पहले तो यही क्वेश्चन उठता है कि ग्लोब होता क्या है। तो ग्लोब क्या है, पृथ्वी का एक नमूना है जिसमें हम केवल एक छोटे से माध्यम में हम देख करके ये सब चीजों का पता लगा सकते हैं कि कौन सा महाद्वीप कहां पर है, कौन सा महासागर कहां पर है और क्या क्या चीजें कहां कहां पर स्थित हैं, वो सब हम ग्लोब में देख करके पता लगा सकते हैं। दूसरी चीज अगर हम बात करें ग्लोब की खोज किसने की, तो ग्लोब की खोज किसने की, मार्टिन वहीम। देखिए ये बने हुए हैं, यही हैं ग्लोब के खोजकर्ता, आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं ना, इन्होंने ही ग्लोब की खोज की थी। अब अगर हम बात करें ग्लोब पर कौन कौन सी लाइनें खींची होती हैं, तो देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ग्लोब पर जो हमारी दिशाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो अगर हम बात करें सबसे ऊपर की तरफ, सबसे ऊपर ये नॉर्थ साइड होती है, ये साउथ होगी और ये इधर की साइड में ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट। अब देखिए यहां से समझ लीजिए कि जो लाइनें नॉर्थ से साउथ की तरफ खिंची होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड, यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो देशांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं इनको, ये जो लाइन हमारी खिंची हुई है देशांतर रेखा, और जो ईस्ट और वेस्ट की तरफ खिंची होती हैं उन लाइनों को क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं। ये लाइनें जो खिंची हैं इनको क्या बोलते हैं हम, देखिए यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं, अक्षांश रेखाएं। इंग्लिश में अगर बात करें लैटिट्यूड। ये लाइनें दो प्रकार की लाइनें खिंची होती हैं और ये लाइनें जो हैं वो खिंची नहीं है, एक्चुअली वो वास्तव में खिंची नहीं है, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, कल्पना की गई है इनकी। और अब अगर हम बात करें कि ये जो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं हैं इनके बारे में किसने बताया, इनकी जो व्यवस्था है वो किसके द्वारा की गई, तो इरेटोस्थनीज के द्वारा इन रेखाओं की जानकारी दी गई। ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, यही है इरेटोस्थनीज। अब हम अगर बात करें कि इस जो हमारा पूरा ग्लोब होता है उसको हम पढ़ने की दृष्टि से अगर हम इजीली उसको समझ सकें, इसलिए उसको हम कई कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो मेन बीच की लाइन होती है जिसको हमने 0 डिग्री लिखा है, 0 डिग्री के आगे अब क्या इसमें लिख लीजिए 0 डिग्री। चलिए आगे इसको हम यहां पे लिख देंगे अभी, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा एक में हो जाएगा। देखिए इस लाइन को क्या बोलते हैं, इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा। अब देखिए ये हमारा पूरा ये क्या है, ये भूमि है और भूमि के जो मध्य में है रेखा उसी को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। यानी कि ये हमारे पूरे ग्लोब को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। ये जो लाइन है क्या बोलेंगे इसको, भूमध्य रेखा। लिखे दे रहा हूं मैं यहां पे, भूमध्य रेखा। इस लाइन को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। इसका एक और नाम भी है विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा क्यों बोलते हैं, इसका आगे डिस्कशन हम करेंगे इस वीडियो में कि विषुवत रेखा, इस रेखा को क्यों बोला जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें 23.5 डिग्री जो नॉर्थ लेटीट्यूड होती है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि हिंदी में अगर बात करें कर्क रेखा, इसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। उसके बाद में फिर एक लाइन आती है 66.5 डिग्री नॉर्थ पोल पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आर्कटिक सर्कल, यानी कि आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। और उसके बाद में ये जो आ जाता है 90 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं, देखिए ये होते हैं पोल। पोल कितने होते हैं, 2, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। यहां पर क्या है, पूरा बर्फ जमी हुई है, यहां पर जीवन नहीं है। तो ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल और ये इधर साइड में हो गया हमारा साउथ पोल। अब अगर देखिए जैसे जैसे जब हमने क्या स्टार्टिंग में बताया कि भूमध्य रेखा 2 पार्ट में हमारे जो ग्लोब है उसको डिवाइड करती है, तो जैसे ऊपर होगा सेम वैसे ही तो नीचे ही होगा। तो यहां पर भी एक 23.5 डिग्री लाइन आएगी, लेकिन इतना फर्क होगा कि ये नॉर्थ साइड में जा रहे थे तो नॉर्थ है और ये साउथ साइड में जा रहे हैं तो ये क्या है, साउथ है।
इसको आप क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और हिंदी में इसको बोलते हैं मकर रेखा। मकर रेखा, इसी रेखा का महत्व होता है कि हम मकर संक्रांति मनाते हैं, उसके बारे में हम भी इस आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इसके बाद में 66.5 डिग्री जो साउथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक सर्कल यानी कि अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं, और ये 90 डिग्री साउथ हो गया यानी कि दक्षिणी ध्रुव इसको बोलते हैं, और इसको हिंदी में उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए इसके बाद हम क्या डिस्कस करते हैं? ये जो लाइनें हैं, ठीक है, खिंची हुई हैं अक्षांश रेखाएं, इनका क्या महत्व है? अक्षांश रेखाओं का क्या महत्व है और देशांतर रेखाओं का क्या महत्व है? इनका अपना अलग अलग महत्व है। देखिए, अक्षांश रेखाओं का महत्व क्या होता है? जो हमारा मौसम होता है, जो हमारी जलवायु होती है, उसका रीजन क्या होता है? उसको हम किसकी वजह से जानते हैं, समझते हैं? तो अक्षांश रेखाओं की वजह से। देशांतर रेखाओं का क्या महत्व है? तो जो टाइम होता है, जो डेट होती है, उन सबको जानने का जो तरीका है वो क्या है? वो हम देशांतर रेखाओं की मदद से जानते हैं। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि अक्षांश रेखाओं के बारे में, फिर उसके बाद में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। देखिए, ये हमारी भूमध्य रेखा है। यहां पर क्या होता है कि जब यहां पर हमारा सूर्य होता है तो इधर साइड भी बराबर किरणें आती हैं और इधर साइड भी बराबर किरणें। देखिए, क्योंकि ये गोल है हमारा ना ग्लोब, तो और सूर्य जैसे यहां पर मान लीजिए सूर्य है, तो जब बीच में सूर्य, मतलब यहां से और सूर्य के बीच की दूरी क्या होती है? सबसे कम होती है। तो जब दूरी सबसे कम होती है तो वहां पर गर्मी क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। तो यानी कि ये वाला जो पार्ट है और जो ये वाला पार्ट है, इसके बीच में ये जो इतना पार्ट हो गया, तो जब ऊपर उतना पार्ट हुआ तो नीचे वाला भी हम उतना ही पार्ट ले लेंगे, ये पूरा। और इतने पार्ट को क्या हम बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। अगर हम कटिबंधों में डिवाइड करें, 3 कटिबंध होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इतना हो गया, कौन सा? उष्ण कटिबंध। इंग्लिश में अगर बात करेंगे हम तो क्या इसको बोलते हैं? ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, यानी कि उष्ण कटिबंध। अब अगर बात करें कि उष्ण कटिबंध कहां से कहां तक होता है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो पूरा एरिया होता है वो कौन सा है? उष्ण कटिबंध है। यानी कि यहां पर केवल और केवल गर्मी ही पड़ती है, बहुत ज्यादा मात्रा में गर्मी पड़ती है। उसके बाद में अगर हम बात करें, इसके आगे बढ़ जाएंगे, देखिए 23.5 डिग्री से लेकर के और 66.5 डिग्री तक, तो ये वाली जो हमारी एरिया हो गया, ये वाला, तो जैसे इधर का एरिया है वैसे ही तो यहां वाला भी एरिया ये वाला होगा। तो देखिए, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या होगा? देखिए, यहां पर सर्दी भी होगी और गर्मी भी होगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा। तो इसको क्या बोलेंगे? शीतोष्ण, यानी कि शीत भी है और उष्ण भी है, तो दोनों को मिलाकर के क्या बन जाता है? शीतोष्ण कटिबंध। तो ये भी शीतोष्ण है और ये भी क्या है? शीतोष्ण। समझ में आ गया? इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन। इसके बाद में क्या होता है? हमने भी बताया था कि यहां पर जो हमारे पोल होते हैं दोनों, वहां पर क्या है? केवल बर्फ जमी हुई है, तो वहां पर गर्मी नहीं होती है, केवल और केवल ठंड पड़ती है। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? जो ये वाला पार्ट है हमारा 66.5 डिग्री से लेकर के और 90 डिग्री तक दोनों साइड में, इसको हम क्या बोलेंगे? शीत कटिबंध, क्योंकि यहां पर केवल और केवल गर्मी ही पड़ती, सर्दी ही पड़ती है। इसको हम बोलेंगे शीत कटिबंध। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्रीज्ड जोन, यानी कि जमा हुआ क्षेत्र। इतनी बात समझ में आ गई? एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, जो हमारा ग्लोब होता है उसमें 2 तरीके की लाइनें खिंची होती हैं, एक नॉर्थ से साउथ की ओर और एक ईस्ट से वेस्ट की ओर। जो ईस्ट से वेस्ट की ओर खिंची होती हैं उनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड, यानी कि अक्षांश रेखाएं। नॉर्थ से साउथ की ओर जो लाइनें खिंची होती हैं उनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, यानी कि देशांतर रेखाएं।
देशांतर रेखाओं का महत्व टाइम डिसाइड करने में, डेट डिसाइड करने में किया जाता है। और जो हमारी लैटिट्यूड होती हैं यानी कि अक्षांश रेखाएं, उनका यूज किस लिए करते हैं? जो हमारा मौसम होता है, जलवायु होता है, उसकी जानकारी के लिए इनका यूज किया जाता है। जलवायु की दृष्टि से अगर देखें तो हमारी पृथ्वी है उसको 3 जोन में डिवाइड किया गया है, 3 कटिबंधों में डिवाइड किया गया है। एक हमारा हो गया उष्ण कटिबंध, जहां पर केवल गर्मी पड़ती है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में है। दूसरा जो हमारा कटिबंध आएगा वो शीतोष्ण है, क्योंकि वहां पर शीत भी होती है और उष्ण भी होता है, यानी कि सर्दी गर्मी दोनों होती है बराबर। तो ये हमारा हो गया 23.5 डिग्री से लेकर के और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच, और 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच। उसके बाद में 66.5 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव तक और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के और दक्षिणी ध्रुव तक, वो जो बीच का हमारा एरिया होता है वो किसमें आता है? शीत कटिबंध में, क्योंकि वहां पर केवल और केवल सर्दी ही पड़ती है, गर्मी वहां पर बिल्कुल भी नहीं होती है। हमारे जो इंडिया का एरिया है वो किसमें आता है? शीत कटिबंध में आता है, शीतोष्ण कटिबंध में आता है, या फिर उष्ण कटिबंध में आता है? आगे हम इस वीडियो में जानेंगे इसके बारे में। देखिए ये हमारी हो गई देशांतर रेखाएं जो किधर की ओर खींची हैं, नॉर्थ से लेकर के और साउथ की तरफ। ये हमारा हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। नॉर्थ से साउथ की तरफ ये खींची हुई है, ये हो गई देशांतर रेखाएं। अब देखिए देशांतर रेखाओं में जो बीच की ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसको हम क्या बोलते हैं? GMT, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम। जो सभी जगह हमारा जो पूरा वर्ल्ड है उसमें जो भी टाइम डिसाइड किया जाता है वो इसी 0 डिग्री देशांतर रेखा है जो GMT है उसी से डिसाइड किया जाता है। जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, यानी कि जो भारत का मानक समय है, ठीक है, उस लाइन को क्या बोलते हैं? IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब आप लोगों को ये बताना है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कौन सी लाइन है, और जो भारत का मानक समय है वो पूरे विश्व के मानक समय से कितना आगे है। ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इस चीज का, IST। अब अगर हम बात करें, देखिए यहां पर मैंने प्लस लगाया है, यहां पर माइनस लगाया है, तो इसका मतलब क्या है कि जो विश्व का मानक समय है, ठीक है, उसमें अगर हम पूर्व की साइड जाएंगे, ईस्ट साइड जैसे बढ़ते जाएंगे तो टाइम क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहां पर 1 बजा है तो दोपहर का, तो अगर हम इधर की साइड बढ़ते जाएंगे तो आगे टाइम क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, यानी कि 2, 3, 4 इस तरीके से। इधर की साइड जब हम आते जाएंगे तो टाइम घटता जाएगा, यानी कि जब 1 बजा है तो 12:30 बजेगा, फिर 12 बजेगा, फिर 11 बजेगा, मतलब घटता जाएगा इधर की ओर टाइम। इसीलिए यहां पर क्या लगा है? माइनस लगा है। तो ये हो गई देशांतर रेखाएं। इनका महत्व किस लिए होता है? हमने पहले ही बताया था कि देशांतर रेखाओं का महत्व टाइम और डेट के लिए किया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो 2 देशांतर रेखाओं के बीच में कितना डिस्टेंस होती है, और 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में कितनी डिस्टेंस होती है, वो भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए जो 2 अक्षांश रेखाएं होती हैं, लैटिट्यूड, उनके बीच में 111.12 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, और जो 2 लॉन्गिट्यूड होती हैं यानी कि देशांतर रेखाएं, उनके बीच में 111.32 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। ये हो गया लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब लास्ट में हमने आपको जो बीच में क्वेश्चन एक बताया था कि भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा क्यों कहा जाता है। देखिए विषुव एक घटना होती है जब दिन और रात बराबर होते हैं, उस घटना को क्या बोलते हैं? विषुव बोलते हैं। और जो विषुव की घटना होती है वो भूमध्य रेखा पर ही होती है, यानी कि जब सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर होता है उसी दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो भूमध्य रेखा पर विषुव की घटना होने के कारण भूमध्य रेखा को क्या बोला जाता है? विषुवत रेखा बोला जाता है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि जो मानक समय है वो कैसे निकालते हैं, किस देश का मानक समय कितना आगे है और किस देश का मानक समय कितना पीछे है, जो भारत का मानक समय है वो क्या है,
जो अन्य देशों का मानक समय है वो क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल AB सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद।